हम बात करेंगे किस तरह से मुंबई में एक बिल्डिंग हादसे का शिकार हो गई है। कल दिन भर बारिश के बाद मलाड के मालवड़ी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में मरने वालों की संख्या अब तक 11 बताई जा रही है। 7 लोग जख्मी हैं। कुछ देर पहले तक मलबा साफ करने का काम जारी था। ताजा अपडेट के लिए हम अपनी संवाददाता का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई में बारिश के बाद दर्दनाक हादसा। मुंबई के मलाड में गिरी 4 मंजिला इमारत। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। अफरा तफरी मची है। मलबे से जिंदगी को बचाने का काम चल रहा है। ये शख्स खुशकिस्मत है कि उसे बचा लिया गया। राहत कर्मियों ने उसे जब मलबे से निकाला तो शुक्रिया करने में उसने देर नहीं लगाई और दोनों हाथ जोड़ दिए। भारी तादाद में स्थानीय लोगों और प्रशासन की टीम इस कोशिश में है कि किसी तरीके से ज्यादा लोगों को बचा लिया जाए। ये तस्वीरें मुंबई के मलाड के मालवड़ी इलाके की है। कल रात जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे तभी चीख पुकार मच गई। चश्मदीदों के मुताबिक तेज आवाज के साथ 4 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज हो गई। हादसा कल रात 10:15 बजे का है। ये हादसा 10 सवा 10 के बीच में हुआ। मैं जैसे ही घर पे गया उसी के 10 मिनट जैसे सामान वामान रखा अपने घर पे, तो बाहर से 2 बच्चे लड़के, यंग करीब 20 या 22 साल का लड़का बाहर से चिल्ला रहा है, अरे भाई उतरो, अरे भाई उतरो करके। इलाके में रहने वाले लोग बताते हैं कि बिल्डिंग जब गिरी तो लगा विस्फोट हुआ है। फायर ब्रिगेड आगे आधे से पौने घंटे में आ गई थी, लेकिन धमाका इतना तेज था घर का, ऐसा लग रहा था कि कहीं पे विस्फोट हो गया बहुत बड़ा। हम लोग यहाँ तक थे, यहाँ पे हमारा ऑफिस है, यहाँ पे हमारा ऑफिस है। आवाज इतनी तेज थी जैसे कि कोई विस्फोट हो गया। ऐसा माहौल था जैसे कोई आंधी तूफान में भी नहीं हुआ, ऐसी आवाज इसकी। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के वक्त बिल्डिंग में 20 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हालांकि आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 17 लोगों को मलबे से निकाला गया है, जिनमें से 8 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहाँ से अभी तक 15 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। उसमें महिला, पुरुष और कुछ छोटे बच्चों का भी समावेश है। सभी को हमने हॉस्पिटल में अभी भेजा है। सभी डिपार्टमेंट की टीम्स यहाँ पे मौजूद है। अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है, फिर भी हम उनको अभी कुछ देर में हम सभी को भी हम रेस्क्यू करने वाले। मुंबई में कल सुबह से देर शाम तक जोरदार बारिश हुई। ये तस्वीरें कल की हैं, जब मुंबई के तमाम इलाके पानी पानी हो गए। सड़कें तालाब बन गई, सबवे स्विमिंग पूल में तब्दील हो गए, रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। अंधेरी हो या सांता क्रूज, दहिसर हो या हिंदमाता, तमाम इलाकों की सूरत ही बदल गई और रही सही कसर समंदर में आए हाईटाइड ने पूरी कर दी। मलाड के मालवाड़ी में जहां इमारत गिरी उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि इमारत पहले से ही कमजोर थी। स्थानीय निवासी कहते हैं कि इलाके में ऐसी कई जर्जर इमारतें हैं। ये 3-3, 4-4 माले के घर बन गए यहाँ पे। कलेक्टर कंपाउंड बोलते हैं इसको। 3 से 4-4 माले के यहाँ पे घर बने हुए। मैं कलेक्टर से ये विनती करूंगा कि आके जो भी आसपास के और भी घर है उनके ऊपर भी चेकिंग की जाए। बीएमसी के लिए जरूरी है इन इमारतों की तत्काल जांच करें, क्योंकि कल के रेड अलर्ट के बाद आज भी ऑरेंज अलर्ट है। बारिश से ऐसी कमजोर इमारतों को खतरा हो सकता है, जिससे कीमती जिंदगियों को नुकसान भी हो सकता है। मुंबई से एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो। ये पहली बार नहीं है जब मुंबई में बिल्डिंग को लेकर इस तरह का हादसा हुआ है। मलाड हादसे पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम ने कहा कि हादसा नहीं, मर्डर है। राम कदम के मुताबिक बीएमसी पर लापरवाही का केस बनता है। ये मौत नहीं है, ये शिवसेना शासित मुंबई महानगर पालिका की लापरवाही है, उनकी ओर से की गई हत्या है। जब इस प्रकार के अवैध निर्माण हो रहे थे, आसमां को छूने वाली झोपड़पट्टियों में हाइट बढ़ाई जा रही थी, ऊंचाई आसमां को छूने जा रही थी, उस समय शिवसेना के मुंबई महानगर पालिका में सत्ता भोगने वाले नेता क्या कर रहे थे?
विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त मुंबई से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। विद्या, सबसे पहले तो इस हादसे के बारे में ताजा अपडेट बताएं, और दूसरा ये कि बीएमसी से लगातार ये उम्मीद की जाती है और ये उनका दायित्व भी है कि इस तरह की इमारतों को चिन्हित करें जो बहुत पुरानी हैं और उन्हें खाली कराएं, इवैक्यूएट कराएं समय रहते, और दूसरी जगह उन लोगों को ट्रांसफर करें क्योंकि ये इमारतें सुरक्षित नहीं है किसी भी लिहाज से। जी बिल्कुल, यही वजह है कि फिलहाल जो यहाँ पर जितने बीएमसी के अधिकारी हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो हादसा हुआ है उस पूरे मलबे को यहाँ से निकालें। अगर कोई है यहाँ अभी भी दबा हुआ तो उसको निकालें। एक ही परिवार के 9 लोग इस हादसे में गुजर गए हैं। रफीक जो इस घर के जो मालिक हैं उनसे हमने बात की, उनका कहना है कि घर कमजोर नहीं था, लेकिन हाँ कल यहाँ तेज बारिश जो हुई थी मुंबई में उसकी वजह से यहाँ पानी भरा हुआ था। वही बात बीएमसी की, तो बीएमसी का कहना है कि ये जो जमीन है ये कलेक्टर की जमीन है, कलेक्टर की देखरेख में ये जमीन होनी चाहिए थी, और यही वजह है कि बीएमसी के अधिकारी इस मलबे को फिलहाल साफ तो कर रहे हैं, लेकिन दबी जबान में ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त कलेक्टर की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनकी देखरेख करे। वहाँ इनके जो कलेक्टर हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर काफी ज्यादा जो इमारत जो थी वो दरअसल जब ढही तो यहाँ बगल में जो इमारत थी उसके ऊपर गिरी, और वो एक मंजिला इमारत में भी 2 लोगों की मौत हुई, जबकि रफीक का जो घर था, जो 4 मंजिला घर था, वो जब भरभरा के गिरा तब रफीक दूध लेने गए हुए थे इसलिए बच गए। उनका एक बच्चा भी बच गया, लेकिन बाकी परिवार, उनका भाई का परिवार, उनका परिवार जो साथ यहाँ रहता था, सब लोगों की मौत हो गई है। 3 साल के 5 साल के बच्चियों का शव यहाँ से निकाला गया था। तब जो लोग थे उन सब का यही कहना था कि अगर इमारत कमजोर थी तो इसका पता पहले क्यों नहीं लगा। सब इसी बात पर जोर दे रहे हैं। हालांकि रफीक का कहना है, जो इस घर के मालिक थे, कि इनका यही कहना है कि ये घर कमजोर नहीं था, अगर कमजोर होता तो हमें पहले पता रखता, लेकिन ये कमजोर नहीं था, ऐसा उनका कहना है। जांच पड़ताल की बात है, जांच पड़ताल इस पूरे मामले में जरूर होगी कि आखिर गलती किसकी है, किस वजह से ये 11 जिंदगियां गई हैं। लेकिन फिलहाल अगर इस लोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पूरी, आप देख लीजिए, ये आपको जो पूरा इलाका दिख रहा है, कई सारी इमारतें जो हैं ऊंची ऊंची हैं, काफी सारी तो 1 मंजिला ही है, लेकिन यहाँ पर अवैध निर्माण हर साल मुंबई में इसी तरह का हादसा देखने को मिलता है, जहां पर जर्जर इमारतें जिसमें तमाम लोग रहते हैं वो इसी तरह से हादसे का शिकार हो जाते हैं। बात अब बिहार की करेंगे, जहां पर कोरोना से मौत की कुल संख्या में अचानक इजाफा देखा जा रहा है। दरअसल ये इजाफा मृतकों के आंकड़े में संशोधन की वजह से हुआ। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना से मरने वालों में 3,951 लोग जोड़ दिए गए हैं। इसकी वजह से अब मृतकों की संख्या जो है वो बढ़कर 5,424 से 9,375 हो गई है। पहले ये आंकड़ा 5,424 था और अब ये बढ़कर 9,375 तक पहुंच गया है, यानी कि मरने वालों के आंकड़े में लगभग 3,000 का इजाफा देखा गया। 18 मई को सरकार ने 2 टीमें बनाई थी, जो टीमें इस बात की जांच करने में जुटी हुई थी कि मौत के आंकड़ों में धांधली तो नहीं हो रही है, और अब ये एक तरीके से जो नया आंकड़ा सामने आया है इसी की ओर इशारा कर रहा है। मौत के आंकड़ों में अब संशोधन कर दिया गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 9,375 लोगों की कोरोना से जान गई है बिहार में। 18 मई को सरकार ने जांच के लिए जो टीमें बनाई उन्होंने ये नया आंकड़ा दिया है। पूरी तस्वीर देखिए, पहले बताया गया कि बिहार में कोरोना से 5,424 लोगों की जान गई, अब संख्या बढ़ गई, यानी कि आंकड़ों के खेल पर अब बिहार सरकार तर्क भी दे रही है। सरकार का यह कहना है कि कई लोगों की मौत होम आइसोलेशन में हुई, जबकि कई लोग बीमार होने के बाद दूसरे जिले चले गए। कुछ लोगों की मौत अस्पताल जाने के क्रम में हो गई, यानी कि तमाम दलीलें, तमाम संशोधन जो अब सामने आ रहे हैं उसकी वजह गिनाई जा रही है बिहार सरकार की ओर से। बीमार होने के बाद दूसरे जिलों में चले गए, इसी वजह से मौत का आंकड़ा ठीक तरीके से नहीं सामने आ पाया। हालांकि अब बड़ा सवाल यह भी है कि मौत अगर अस्पताल जाने के दौरान हुई उस आंकड़े को शामिल किया गया नहीं, क्या बिहार में कोरोना से मौत के आंकड़ों को छिपाया गया, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या आंकड़ों से खिलवाड़ करने वालों पर कोई कार्रवाई की गई? क्या आंकड़ों की जांच का काम अब भी जारी है? सुजीत झा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुजीत,
अचानक से लगभग 3000 मौत का आंकड़ा बढ़ जाता है। तमाम दलीलें दी जाती हैं और ये आरोप सिर्फ बिहार सरकार ही क्यों, तमाम सरकारों पर लगते हैं कि मौत का आंकड़ा कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। जब मौत का सर्टिफिकेट बनता है, जिसे डेथ सर्टिफिकेट कहते हैं, उसमें कोरोना वजह नहीं बताई जाती और शायद यही वजह है कि सही आंकड़ा कभी सामने ही नहीं आता है। देखिए नेहा, सबसे बड़ा उदाहरण पटना का ही है। जैसे कि यहाँ के 3 जो जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है शमशान घाट में, उसमें अगर देखा जाए तो 3200 से ज़्यादा लोगों की अंत्येष्टि की गई, जबकि अभी भी जो आंकड़ा संशोधित आंकड़ा है वो 2200 के करीब है। तो अभी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे बिहार में, पूरे राज्य में क्या स्थिति होगी। पटना के ही जो 4 बड़े अस्पताल हैं उसमें जो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, जो 1470 लोगों के मरने की बात उसमें कही गई है कोविड की वजह से। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे बिहार में और ख़ास तौर पर गाँव में तो ये गिनती हुई ही नहीं है अभी। हम एक गांव गए थे वैशाली के मंसूरपुर, वहाँ 17 लोगों की मौत हुई थी, केवल 3 लोगों ने RT-PCR टेस्ट कराया था। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाकी जगहों पर जो गाँव हैं, जिले हैं, कस्बे हैं, उसमें जो मौत हुई है, होम आइसोलेशन में जो मौत हुई है, और खास तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि पटना के CS ने 28 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी करके कहा है, उन्होंने अभी तक आंकड़ा दिया नहीं है कि उनके अस्पताल में कितनी मौतें हुई हैं। तो कुल मिलाकर अभी ये आंकड़े और बढ़ने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका, क्योंकि बिहार में कोरोना से मौत पर आंकड़ों का खेल चल रहा है, तो वहीं वाराणसी में कोरोना गाइडलाइन से खिलवाड़। अनलॉक होते ही लोगों की लापरवाही अनलॉक हो गई है। वाराणसी के पास एक गांव में कल एक पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हुए। न मास्क नजर आया, न 2 गज की दूरी। इस वीडियो को देखकर कौन कहेगा कि देश में कोरोना काल चल रहा है। सैकड़ों की भीड़ है, ढोल मंजीरे के बीच जयकार हो रहा है। कोई जमीन पर बैठा है तो कोई खाट पर। भीड़ के बीच कुछ लोग हवन कर रहे हैं। वहीं उपले जलाकर कढ़ाई में कुछ उबलता भी नजर आ रहा है। इन सब के बीच आकर्षण का केंद्र एक साधु बाबा, जमीन तक गिरती जटाएं और हाथ में लाठी। वो बार बार कढ़ाई में कुछ डालते नजर आते हैं। बीच बीच में भीड़ को संबोधित भी कर देते हैं। हालांकि उनके साफ आवाज हमारे कैमरे में कैद नहीं हो पाई। लेकिन इस आवाज को सुनिए। कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाकर जुटी भीड़ को साधुवाद दिया जा रहा है। इस शांति के लिए मैं सबको साधुवाद देना चाहूंगा कि आप पूजा में समर्पित भाव से खड़े हैं, श्रद्धानवत है आप। आपकी श्रद्धा के लिए बहुत बहुत साधुवाद। माहौल पूरी तरह से धार्मिक है। दूर दूर तक कोरोना नाम की उस महामारी का खौफ तक नहीं है, जिससे कुछ दिन पहले तक पूरा देश जूझ रहा था। ये तस्वीर वाराणसी से सटे सारनाथ के शाही गांव की है। बताया जा रहा है कि इलाके की ग्राम प्रधान ने पंचायत चुनाव जीतने के बाद मन्नत उतारने के लिए कड़ा पूजन का आयोजन किया था। ये हमारे ग्राम प्रधान सर्वेश यादव जी को लोग माने हुए थे कि अगर प्रधान जी जीत जाएंगे तो हम अपना नाम पर कड़ा पूजन करवाएंगे। और भी जो भी जहाँ हुआ था, उस गांव जगह का नाम है डी बाबा का मंदिर है, उस जगह हुआ था। वो भी ग्राम शाही सभा में है। ग्राम प्रधान आयोजक थे, लिहाजा पंचायत में दूर दूर से भीड़ जुटी। बड़े बड़े लोग पहुंचे। दूर दूर से हमारे इस पूजा में शामिल हुए सभी भाइयों का मैं अभिवादन करता हूं। हमारे विभिन्न गांवों के ग्राम प्रधान लोग आए हैं, तमाम जनप्रतिनिधि आए हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य आए हैं। आज
आस्था के आगे कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियों की तस्वीर पहले भी यूपी के कई इलाकों से आ चुकी है। चाहे अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा के लिए जुटी भीड़ हो या फिर वाराणसी संकट मोचन मंदिर के श्रद्धालुओं का जमावड़ा हो, लगता है आस्था के आगे सब कुछ बेमानी हो जाता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। लापरवाही की महज एक तस्वीर है, ऐसी तमाम तस्वीरें देश भर से आ रही हैं, लेकिन ये लापरवाही कोरोना टीका को लेकर है। कई गांव में लोग टीका नहीं लगवाना चाहते और इसके पीछे ऐसे ऐसे बहाने बना रहे हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल गांव बैतूल आपको लिए चलते हैं और वहां से रिपोर्ट देखिए कि वहां पर टीका न लगवाने के लिए क्या बहाने दिए गए। जो भाई गए हॉस्पिटल में को लौट क्यों नहीं आए? लेकिन गांव में एक भी वोट नहीं डालेंगे अब की साथ। ये मध्य प्रदेश के बैतूल के आदिवासी बहुल गांव का वीडियो है जो वायरल हो रहा है। टीके को लेकर लोगों में किस कदर भ्रम और डर है, इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे। कोई कहता है वैक्सीन से उनके रिश्तेदार की मौत हो गई, तो कोई कहता है जीवन मरण ऊपर वाले के हाथ में है, वैक्सीन लगवाकर क्या करना। कितने हमारे भाई बहन सब मर चुके हैं, डेथ हो चुकी है, हमको कितना दुख हो रहा है। हम तो सोच रहे हैं कि मोदी सरकार बचाती है हमको, शिवराज भैया मामा बचा रहे हैं हमको, हम तो बड़े अच्छे समझ रहे हैं। जो भाई गए हॉस्पिटल में तो लौट क्यों नहीं आए? इतना था नहीं, हम बिनती कुछ नहीं, हम तो ऊपर वाले से विनती कर रहे हैं। मैं तो कबीर भगवान का भक्त हूँ, मेरा बाल न बाका कर सके जो जगबैरी हो, जा पे राखे साइया मार सके तो न कोई ये दो टांग के इंसान मेरा कुछ नहीं उखाड़ सके। इस वीडियो को देखिए, स्वास्थ्य कर्मी के पहुंचते ही महिला ने दरवाजा बंद कर दिया। टीका लगाने से जा रहे क्या? हालात ये हैं कि लोग भी धमकी देने लगे हैं कि टीके के लिए जोर डाला तो वोट भी नहीं देंगे। गाँव में 45 साल की उम्र वाले वो बता दो कि गांव में एक भी वोट नहीं डालेंगे अब की साथ, नहीं ये बताओ उनको। बैतूल के आदिवासी बहुल गांव में वैक्सीन को लेकर डर की पड़ताल के लिए पिछले दिनों संवाददाता रवीश पाल सिंह भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर का सफर तय कर बैतूल जिले के गुराडिया गांव पहुंचे थे। पड़ताल में पाया कि पहाड़ों के बीच बसे इस गांव में कोरकू आदिवासी जाति के करीब 600 लोग रहते हैं, लेकिन किसी ने भी अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई। कौन हमको कोरोना करना नहीं है, नहीं टीका भी नहीं है, नहीं तो देख नहीं नहीं अब लगाएंगे भी नहीं, हम पूरे सही हैं। मैं टीका नहीं लगाने वाला है, हमारा जंगला में टीका नहीं है। तुम्हारा ये सेट सीट में क्या गंदे रहते हैं, आप लोग गंदे रहते, वो सब कीचड़ और वो मच्छर चापते, उसका लाने करना होता है। हमारे ये जंगल में करना नहीं है सर। यही नहीं, जब हम गांव में पड़ताल कर रहे थे तो गांव वालों को ये बात बेहद नापसंद लगी। इतनी नापसंद कि एक शख्स तो बकायदा आज तक की टीम के पीछे लाठी लेकर ही भाग गया। ये एक आदिवासी बहुल गांव है और बैतूल जिले में आता है। 45 गांव बैतूल जिले के ऐसे हैं जहां पर कोरोना की एक भी वैक्सीन नहीं लगी है, और इस गांव में भी आपको बताएं कि 600 की आबादी में से एक शख्स ऐसा नहीं है जिसे कोरोना की वैक्सीन लगी हो। अगर आप देखें गांव की हालत तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि बहुत ही पिछड़ा हुआ सा ये इलाका है, और बैतूल से करीब 45 किलोमीटर दूर और राजधानी भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर ये एक छोटा सा गांव है गुराडिया। यहाँ पे जब हम पहुंचे और हमने लोगों से बात करने की कोशिश की कि कोरोना की वैक्सीन वो लगवाएंगे या नहीं और क्या वजह है कि वो वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं, तो उनके मन में जो डर था वो साफ निकल के सामने आया। सरकार दिसंबर तक सबको कम से कम वैक्सीन की एक डोज का महाअभियान चला रही है, लेकिन बैतूल के गांव की यह तस्वीर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। बैतूल से राजेश भाटिया और रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बारिश ने ही मुंबई का चक्का जाम कर दिया, सड़क पर बाढ़ सी स्थिति देखी गई, लोकल की रफ्तार भी थम गई। जल भराव की वजह से ट्रैफिक पुलिस को 4 सबवे बंद करने पड़े। लोगों को बारिश की वजह से बंद हो गए अपने वाहन सड़क पर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा।
जिन पटरियों पर मुंबई की लाइफलाइन चलती थी वो डूब गई। जिन सड़कों पर गाड़ियां रफ्तार पकड़ती थी वहां पानी ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मुंबई की चमचमाती सड़कें तालाब बन गई हैं। डूब गई गाड़ियां, डूब गए बस स्टॉप। मॉनसून की पहली बारिश में मुंबई में त्राहिमाम। मुंबई में मुसीबत वाला मॉनसून आ चुका है। मौसम विभाग ने कल ही बता दिया था कि 9 जून को मुंबई में दक्षिण पश्चिम मॉनसून आ जाएगा। आईएमडी का अनुमान बिल्कुल सटीक साबित हुआ और सुबह से झमाझम बरसकर बादलों ने मुंबई में अपने आने का ऐलान कर दिया। मुंबई के लिए हर साल मॉनसून की मेहमान नवाजी भारी पड़ती है। आज भी ऐसा ही हुआ। जल भराव के लिए कुख्यात हिंद माता से फिर वैसी ही तस्वीर आई जैसी हर साल आती है। ये हिंद माता इलाके की सड़क है। सड़क पर इतना पानी भरा है कि आप सड़क को ढूंढ नहीं पाएंगे। मॉनसून ने दस्तक दे दी है। सुबह से ही भारी बारिश का सिलसिला मुंबई के कई इलाकों में शुरू है। मौसम विभाग की तरफ से वार्निंग जारी की गई है कि मुंबई में सबर्बन के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है और इसीलिए लोगों को ये एडवाइजरी दी गई है कि घर से निकलने के पहले जो अपना रूट है वहां पर ट्रैफिक चेक करें ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पानी की वजह से वाहनों की रफ्तार रुक गई है। फ्लाईओवर के नीचे की सड़क का हिस्सा देखिए। पानी की वजह से गाड़ियां रुक रुक कर चल रही हैं। पानी की वजह से गाड़ियां ब्रेक डाउन भी हो गई हैं। इस बाइक सवार को देखिए, जिस बाइक पर रफ्तार भरते थे उसे खुद खींचना पड़ रहा है। एक और बाइकर का हाल देखिए। पानी में बाइक ने चलने से इनकार कर दिया। जब बारिश से सड़कें लबालब भरी हों तो सड़कों पर चलना वाकई किसी खतरे से कम नहीं है, चाहे पैदल यात्री हों या दोपहिया वाहन वाले। हिंद माता की दूसरी तस्वीरें देखिए। बस स्टॉप के दोनों ओर का हिस्सा पूरा पानी से भरा हुआ है। आसपास की दुकानों की सीढ़ियां डूब गई हैं। आसपास मौजूद इन लोगों से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि पानी कितना भरा है। मुंबई के हिंद माता इलाके के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ऑफिशियली मॉनसून अराइवल मुंबई में हो चुका है और पहले ही दिन काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर पानी भरता दिख रहा है और ये हिंद माता इलाका है और ऐसे साइन और बाकी के इलाकों में भी पानी भरा है जिससे ट्रैफिक का मूवमेंट है वो काफी स्लो हो गया है। अब जरा मुंबई के सायन का हाल देख लीजिए। यहाँ भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। बारिश झमाझम हो रही है, गाड़ियां डूबी हुई हैं, फिर भी छाता ताने लोग अपने काम पर जा रहे हैं। मुंबई का यही तो स्वभाव है। सायन इलाके की एक और तस्वीर देखिए। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो ये कार पूरी तरह डूब सकती है। डस्टबिन पर बैठा ये बच्चा बता रहा है कि सड़क पर कितना पानी भरा है। यानी बारिश मुश्किल लेकर आया है तो बच्चों को मस्ती के पल भी दे रहा है। सायन की दूसरी तस्वीर देखिए। भारी बारिश की वजह से नाले का ढक्कन खुल गया जिससे पानी के फव्वारे ने सड़क को जलमग्न कर दिया। मुंबई में बारिश सायन, बांद्रा, कुर्ला, चेंबूर, कोलाबा और सांता क्रूज में हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हर साल मुंबई में 10 जून को मानसून आता है, लेकिन इस बार एक दिन पहले आया है और जोरदार तरीके से आया है। विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। कल मुंबई में शाम के वक्त लोग काम से घर लौटने लगे तो मानो उन पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए साधन नहीं मिला तो वो पैदल ही निकल गए। मुंबई में आज जिस तरह बादल बरसे जगह जगह पानी भर गया। जलभराव की वजह से ऑटो और टैक्सी वाले भाड़ा लेकर नहीं गए। बहुत सारे लोगों को पैदल ही सफर तय करना पड़ा। माटुंगा में रहने वाले नितिन अपनी बहन के नवजात बच्चे के लिए सायन दवाई लेने गए थे तो सायन भी पैदल गए और अब बहन को दवाई पहुंचाने सायन से वाशी भी पैदल जाना पड़ रहा है, जो सायन से 18 किलोमीटर दूर है। माटुंगा में पूरा भरा हुआ है, कोई निकलने वाला नहीं। 4 घंटा से माटुंगा से यहाँ आने में लगा 4 घंटा। माटुंगा में इतना पूरा पानी भरा हुआ है। मैं 1 बजे मेडिसिन लेना था, यहाँ मिलता नहीं। मेडिसिन वहाँ से लेके आए मगर कुछ है ही नहीं। सिस्टर के लिए मेडिसिन है। पूरा हम लोग माटुंगा से चल के आ रहे हैं। वाशीना का जाना है, चल के जाना है। कभी पहुँचेगा तो क्या पता, अभी 4 घंटा तो हो गई ऑलरेडी और अभी क्या करे बताओ, चल के जाना है।
आपके सिस्टर के लिए क्या दवाई है ये सिस्टर का मतलब बच्चा हुआ है, उसके लिए बच्चे के लिए कोई पाउडर ही है, तो वहाँ पे नहीं मिल रहा था, तो मैं साइन हॉस्पिटल में एडमिट किया। कभी निकले घर से आप? घर से हम लोग तो सुबह निकला है, मेरा धंधा माटुंगा में, मगर मैं करीबन निकला हूँ 12 साढ़े 12 बजे का निकला हूँ, तो वहाँ साइन हॉस्पिटल आते आते टाइम लगा, अभी यहाँ से यहाँ पे आने में टाइम लग गया। जिनका लक साथ था उनको घर लौटने के लिए बस मिल गई, जो ऐसी बारिश में ट्रेवल का सबसे सेफ साधन भी है, पर सबके नसीब में बस कहाँ थी। माटुंगा से चल के आई सायन, उसमें आपको 2 घंटा लग गया? 2 घंटा लगे, 2-2.5 घंटा तो लग गया। और अभी आपको कहाँ जाना है? दीवा जाना है, अभी रिक्शा आ रहा है हम लोग को लेने के लिए। अच्छा, रिक्शे में। आपने सोचा था इतनी बारिश हो जाएगी पहले दिन? नहीं सोचा था। आपको गाड़ी नहीं मिल रही है? गाड़ी चढ़े थे लेकिन बस ही नहीं आ गया, अभी पानी पूरा भर गया है। तो अभी आप कहाँ जा रहे हो? नहीं, मैं जा रही हूँ देवनार। तो आप कैसे जाओगे? देखते क्या है, अभी टैक्सी रिक्शा कुछ मिलेगी तो। आपको पता है अगले 4 दिन के लिए भी अलर्ट है, तो आप कैसे तैयारी करोगे? पता नहीं, पर काम पे तो जाना है। हम लोग 3-3 घंटा से यहाँ रुके हैं, कोई भी बस नहीं आ रही है। एक आध ऐसी आ रही तो रुक ही नहीं रही है यहाँ पे। ये नहीं समझ में आम जनता है, कम से कम नहीं अगले स्टाफ पर टिकट ले लेगा, कहीं न कहीं टिकट ले लेगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा कभी उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा बारिश होएगा, इतना तकलीफ जनता को होएगा। 3 घंटा हो गया, बस ही नहीं है, बहुत देर से बैठे हुए लाइन लगा। यानी पहली बरसात में मुसीबत हो गई? हाँ, मुसीबत हो गई, और ना रिक्शा वाले रुका रहे, ना टैक्सी वाले रुका रहे, और आम जनता को बहुत तकलीफ हो रही है। मुंबई में आज बारिश की वजह से कई वाहन रास्ते में खराब हो गए। ऐसे में पहले से ही धीमा ट्रैफिक और भी ज्यादा धीमा हो गया। कुल मिलाकर भारी बारिश मुंबई घरों पर खूब भारी पड़ी। अगले 4 दिन तक मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट है, यानी मुंबई वासियों को घर से निकलने से पहले अब सब कुछ देखना पड़ेगा और संभल कर ही बाहर निकलना पड़ेगा। मॉनसून की पहली बारिश मुसीबत लेकर आई और पहले ही दिन मॉनसून ने अपना रंग दिखा दिया। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।